चलिए, आवाज मिल पा रही है सभी को? रेडी होना सभी लोग। चलिए, चलिए, आ रही है, सभी को मिल पा रही है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है, बताइएगा जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। धीरे धीरे में जो समास है आपका कौन सा है? द्वंद्व समास है भाई, अव्ययी समास है। यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर या ए नंबर। तो देखिए बहुत लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, लेकिन काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर। मतलब ये है कि डाउट सभी लोगों को है। देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसमें है अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक संज्ञा आपका होती है, प्रधान भी होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है धीरे और धीरे, ये क्या है, द्रुक्ति आपका है। जैसे दिनों दिन क्या हो गया, दिनों दिन हो गया, दिनों दिन, रातों रात, धड़ाधड़, है ना। ये जब वर्ण होते हैं, जब एक ही जैसे वर्ण मिले, वो आपके अव्ययी भाव समास में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है धनुष बाण में किस तरह का समास आपका दिया गया है। टू को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखिए धनुर्बाण दिया गया, धनुर्बाण, इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा। टू को ऑप्शन डी बनेगा या डी बनेगा या सी बनेगा, कौन सा हो सकता है। चलिए, ऑप्शन आ रहा है टू का जो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, धनुष और बाण, है ना, धनुष और बाण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे होता है राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण, इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, थ्री का ऑप्शन देखेगा। तो देखिए शत्रु का पर्यायवाची यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपका होता है अरि, तो होता ही होता है, साथ में रिप होता है और आपका बैरी भी होता है, लेकिन अ ही नहीं होता है। क्या? अ ही नहीं होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये होता किसका है, तो अ ही होता है सांप का। किसका होता है साथियों, ये होता है आपके सांप का होता है, याद रखिए। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक बार वीडियो को भी लाइक शेयर कर दिया करें, जैसे आप लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहे कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, इंद्र का पर्यायवाची शक्र भी होता है, और इंद्र का पर्यायवाची मधवा भी होता है, लेकिन यहां पर आपका गणाधिप जो है ये नहीं होता है ना। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है इस प्रश्न का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। तो भाई इसमें से क्या लगाना है, आपको आ लगाना है, बस इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा आ इस प्रश्न हो जाएगा। कौन सा? यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर। ठीक है, जल्दीबाजी में यहां पर देखो, यहां पर ये वाला सा है और यहां पर ये सा है, और इसमें ये सा है, तो आपका आंसर डी वाला ही लगाइएगा, बी नंबर मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ध्वंस शब्द का विलोम इनमें से बताना है 6 नंबर में। तो यहां पर देखिए ध्वंस मतलब क्या होता है, जब कोई चीज क्या होती है, खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है ना। मान लीजिए कोई घर है और ध्वंस मतलब क्या हो गया, गिरा दिया गया, तो यहां पर क्या हो जाए, उसका निर्माण कर दीजिए, अर्थात ध्वंस का विलोम क्या बनेगा, यहां पर निर्माण हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, यहां पर देखो तुल्य का अतुल्य होता है, और प्राकृतिक का विलोम, प्राकृतिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो याद रखिए प्राकृतिक वाला नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2021 में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए आपका प्राकृतिक है, और प्राकृतिक का क्या होता है, कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, 7 नंबर है। तो देखो यहां पर दिया गया तत्सम आपका कपाट दिया गया है। क्या? कपाट, मतलब ये सही दिया गया तत्सम, क्यों? क्योंकि ये होता है किवाड़ का होता है। यहां पर दिया कीटक, और कीटक मतलब होता है क्या, कीड़ा होता है, ये भी सही दिया गया है। यहां पर दिया कूची, और कूची ये देखिए कुर्चिका होता है, अर्थात इसका जो तत्सम बनता है वो होता है कूर्चिका। क्या होता है, कूर्चिका, ऐसे लिखेंगे, कूर्चिका इस प्रकार से लिखेंगे। मतलब ये जो आपका तद्भव दिया गया था ये तत्सम नहीं था, इसका तत्सम होता है कुर्चिका होता है, वो भी कूची का होता है, कुम्हार का होता है, कुंभकार होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका सी आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है लवण का तद्भव शब्द क्या होता है। चलिए यहां पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब इनमें से क्या देंगे। लवण का जो आपका तद्भव होता है क्या हो जाता है, ए नंबर देना है या बी नंबर हो जाएगा या सी नंबर होगा। चलिए काफी लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं, देखिए कह रहे हैं आपका नॉन, कुछ लोग लवण भी कह रहे हैं, कुछ लोग यहां पर नमक भी कह रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर और सी नंबर। इसका जो जवाब बनेगा, इसका जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा यहां पर आपका ए नंबर। याद रखिए इसका आंसर आपका राइट आंसर बनेगा ए नंबर। नॉन होता है, क्या नॉन होता है, नॉन होता है। जो लोग यहां पर आपका कह सकते हैं लवण का लवंग कह रहे हैं, वो होता है आपका लौंग का होता है। क्या होता है, लौंग का होता है। तो इस कारण से ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहां पर नमक जो दिया है और क्षार दिया है, ये इसके क्या है, समानार्थी आपके हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे जो लोग यहां पर सोचें, यहां पर जो होता है ला और बिंदी होती है, ऊपर बिंदी होती है, इस बिंदी से होती है, और फिर इसके बाद क्या होता है, गा होता है, वो होता है लौंग का। क्या होता है वो लौंग का होता है जिसमें बिंदी होती है, इसमें बिंदी आपकी नहीं है ना। तो यहां पर आपका अड़ा है और यहां पर आपका गा दिया गया है, तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों की मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए 9 का ऑप्शन दीजिएगा। 9 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, और काफी लोग यहां पर डी नंबर दे रहे हैं। तो देखिए कह रहा है दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से, और जब वर्ण की बात करें तो आपको लगाना है यहां पर संधि, ना कि संधि विच्छेद। क्या करेंगे, यहां पर संधि की परिभाषा दी गई है, संधि विच्छेद की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहां पर वर्णों का मेल हो रहा है तो भाई विच्छेद कैसे कर सकते हैं, विच्छेद नहीं होगा, यहां पर होगा आपका संधि, अर्थात उसका होगा जोड़ होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संहार का संधिविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। संहार का संधिविच्छेद इनमें से राइट क्या हो जाएगा, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा 10 नंबर में। तो देखिए 10 की अगर बात करते हैं तो हमने बताया था ये जो बिंदी होती है ये माँ में ही रहेगा, लेकिन माँ का जो कन्वर्ट होगा ये इस वाले माँ में हो जाएगा, समधनहार अर्थात संहार। ऑप्शन ना यहाँ पर आपका सी नंबर, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। व्यंजन संधि आपकी है, और इसका मतलब होता है संहार मतलब होता है संपूर्ण विनाश कर दिया गया। क्या, संहार का मतलब होता है संपूर्ण विनाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अंतेवासी बोलते हैं। क्या, अंतेवासी, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो उच्च कुल में पैदा होता है याद रखिए उसे हम लोग बोलते हैं क्या, यहां पर आंसर आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है। याद रखिए जिन लोगों ने यहां पर डी नंबर दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुलीन बोलते हैं। क्या, कुलीन बोलते हैं। अब आप लोग धनी और श्रेष्ठ यह मत बोल दीजिएगा, है ना। अगर कोई उच्च कुल में पैदा होता है तो उसे हम लोग कुलीन कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, जो एक ही जाति में या एक ही वर्ण के लोगों को जो बोलते हैं, मतलब एक ही जाति या एक ही वर्ण के लोगों को बोलते हैं सवर्ण, ठीक है। सवर्ण जो बोला जाता है जब एक ही जाति के हो, है ना, जैसे कुशवाहा कुशवाहा हो गए, पंडित पंडित हो गए, यादव यादव हो गए, मोदी मोदी हो गए, योगी योगी हो गए, मतलब समझ रहे हो, जो जात से होते हैं अगर सेम कास्ट हो गई वो होते हैं सवर्ण, है ना। तो यहां पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंधे के हाथ बटे लगना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि अंधे के हाथ बटे लगना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन है आपका बी नंबर, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। जैसे कि पढ़ाई तो हमने एक भी नहीं किया लेकिन हमें मिल गई यहां पर लेखपाल की नौकरी, है ना। योग्यता नहीं थी लेकिन क्या हुआ, मिल गई। तो यहां पर क्या हुआ, अंधे के हाथ बटे लगना, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। चलिए यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या होता है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 14 नंबर में। चलिए मालदार, क्या होता है भाई, गांठ का पूरा मतलब होता है मालदार। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। यहां पर शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए, वह कितना घृणित दृश्य है। अच्छा ये बताइए, जब कोई घृणित दृश्य होता है तो इसमें क्या वाह लगाने की जरूरत थी क्या, नहीं थी ना। यहां पर देखिए छी कितना घृणित दृश्य है, मतलब जो घृणित दृश्य आपका है वो छी के लायक होता है, मतलब आपका जवाब जो है वो आपका सी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य आपको बताना है, जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए इतनी तेज बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आवाज ही हमारी आप लोगों के पास पहुंच जाए निकल के। चलिए बताइएगा शब्दानुक्रम में सही वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा। 16 नंबर का 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था। चलिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका बी है, वह आदमी गरीब था, यहां पर आंसर क्या होता है आपका बी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इसमें से कौन पुल्लिंग आपका नहीं है, इनमें से कौन पुल्लिंग आपका नहीं है। बचपन कैसा है ना, बचपन कैसा है, हमने बताया था ट्रिक होती है कैसा और कैसी, मतलब अगर आंसर आपका कैसा से आता है तो आपका पुल्लिंग होगा, और अगर आपके कैसी से आती है तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। वायु कैसी है, वायु कैसी है तो आपको पता चल गया स्त्रीलिंग हो गया, मतलब ऑप्शन बन जाएगा बी। बचपन कैसा है, समुद्र कैसा है, कंबल कैसा है, ये तो बोलेंगे, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गौ शब्द का वचन बताना है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। यहां पर गौ जो है ये एक वचन है या आपका बहुवचन है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए 18 नंबर में। काफी लोग यहां पर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर, सदा एक वचन। कुछ लोग यहां पर एक वचन दे रहे हैं। देखो यहां पर जो आंसर बनेगा कि गौ शब्द का होता है एक वचन होता है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा, जिसका आशय होता है गाय। क्या होता है, गाय। अच्छा इसका बहुवचन बनेगा क्या,
देखिए ये एक वचन जो गौ दिया है वो आपका एक वचन है। सदा एक वचन लगाने का मतलब क्या होता है? सदा मतलब ये होता है कि उसका बहुवचन नहीं बन सकता है। तो ये बताओ गौ का जो बहुवचन बनता है क्या बनता है? गौएं बनता है। क्या बनता है? गौएं बनता है। और गौएं अगर बन रहा है तो भाई साहब ये सदा एक वचन कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। मतलब इसका बहुवचन होता है, गांव का होता है गौएं, मतलब इसका आंसर भी होगा कि ये जो लिखा था वो आपका एक वचन दिया गया था। समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिएगा। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित करना है और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके कारक हैं। क्या है भाई? क्रिया व्याकरणिक कोटि कारक होते हैं। याद रखिए, परिभाषा ही नोट कर लीजिएगा कि व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो वो कारक कहलाती है। कारक का मतलब होता है कार्य करने वाला या क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका निभाने वाला। ठीक है, इस कारण से यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध आपका शब्द आपका कौन सा है? शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा? और 20 का जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे। अंत्याक्षरी, यहां पर देखिए अंत्याक्षरी जो आपका है कौन सा बनेगा? सी नंबर या बी नंबर, कौन सा बनेगा? चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब बी हो जाएगा। अंत्याक्षरी ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप आपका कौन सा है? शुद्ध रूप इनमें से क्या हो जाएगा? 21 नंबर में प्रदर्शनी आ रहा है। बिल्कुल जवाब सही है, बी नंबर प्रदर्शनी। इस प्रकार से होगा। यहां पर देखिए बहुत लोग यहां पर डी दिए हैं, तो भैया प्रदर्शनी इस प्रकार से होगा ना, यहां पर आंसर बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? चलिए हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहां पर देखिए हंस की जगह प्रयुक्त नहीं कर सकते, इसका मतलब नकारार्थी। यहां पर आपका सूर्य है, योगी है, श्वेत है, लेकिन अमृत को हंस की जगह प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका डी नंबर। मतलब ये हुआ कि यहां पर हंस के जो पर्याय हैं वो सूर्य हो जाएगा, योगी हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, लेकिन अमृत नहीं हो जाएगा। क्लियर है ना? ये अनेकार्थी में आपका आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और ये संपत्ति के बारे में दिया गया है, इसको हम स्किप कर देते हैं, है ना। और अगर इससे जरूरत वाला क्वेश्चन निकलेगा तो हम निकाल देंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आपका नहीं था, इसको आपको समझना था और आसानी से इसको क्वेश्चन निकालना था। चलिए यहाँ पर जवाब देना। देखो परेशान मत होइए, एग्जाम के समय हम आपको गद्यांश करा देते हैं। ठीक है, गद्यांश सरल होते हैं, आराम से कर सकते हैं, फिर भी हम आपको करा देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखो दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये बताइएगा कि जो लोथल की खुदाई की गई थी वो किसके यहां पर कह सकते हैं कैसे नेतृत्व में की गई थी? तो ये है आपके, कौन है आपके? दयाराम साहनी हो जाएगा क्या? हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल की खुदाई, लोथल की खुदाई जो किया था आपके एस आर राव ने किया था। यहां पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के आने वाला जो लोथल है, लोथल की खुदाई किया था एस आर राव। हड़प्पा की बात नहीं कह रहा है, जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां पर जो लोथल है अर्थात लोथल है कहां पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद जिले के एक गांव पड़ता है, सरगवाला गांव, वहां के समीप पड़ता है ये जगह। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर आपकी हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी आपके हुमायूं की। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में इतना जानते हैं कि ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं है। कह रहा चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? चलिए वाह, क्या आज बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। सभी लोगों के जवाब लगभग सब जितने लोग जुड़े हैं लगभग सभी के कमेंट आ रहे हैं। चलिए टेस्ट पेपर मतलब ठीक ठाक लग रहा होगा। चलिए बताइएगा चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? यहां पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। इसीलिए आपको पता है कि यहां पर जो आपके 27 फरवरी 1931 क्या 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे, है ना। अब यहां पर पता है, इसलिए अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्रिका के जो पत्रिका के जो संपादक थे वो आपके कौन? द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? यहां पर आंसर डी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके 9 फरवरी क्या 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। ठीक है, चलिए और जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या कर दिया? आपके दमन कर दिया। 2 साल बाद इसे बंद करना पड़ा था। जो ये द इंडिपेंडेंस पत्र है 2 साल बाद बंद हो गया था अंग्रेजों की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा किया वो किसने किया था? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए 55 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है। ये थी आपकी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड
इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके 1932 के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए यहां पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये कौन सा है? 56 में ऑप्शन में आपका बी नंबर टिहरी बांध है। कौन सा भाई? ये टिहरी बांध है जो कि आपका ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है आपका बांध है। ऑप्शन में आपका बी नंबर। ठीक है, ये भागीरथी नदी पर है जो कि उत्तराखंड में आपका बना हुआ है और इससे जल विद्युत क्षमता लगभग 1000 मेगावाट की इसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये विश्व का 8वां ऊंचा बांध है। ये विश्व का 8वां ऊंचाई वाला बांध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? यहाँ पर 57 नंबर में जोजिला दर्रा आपके लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, चलिए लेह और श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी नदी भारत में दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? दक्षिण दिशा में नहीं बहती, इसका मतलब है कि आपके कहां पर इस साइड को नहीं बहती है। कौन सी? यहां पर नर्मदा, साबरमती, लूनी और कृष्णा। जवाब हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर। जो कृष्णा नदी है ये आपके दक्षिण को नहीं बहती है, ये तो बहती है आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कि यह कौन सी नदियां हैं? तो देखिए यहां पर जो आपके ब्रह्मपुत्र हैं और सतलुज हैं और आपका सिंधु नदी है, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ये बताइए 5वें स्थान पर है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब में। आप बताइए कि आपका जवाब क्या हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने हमेशा पढ़ते रहे हो कि रूस सबसे बड़ा है, इसके बाद है आपका कनाडा, कनाडा के बाद है चाइना, चाइना के बाद है आपका यूएसए और यूएसए के बाद है आपको कौन सा? ये बताइए जल्दी से। ब्राजील। याद रखिए यहाँ पर जो 60 नंबर है 60 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तो भाई बहुत दूर है, ये तो 7वें नंबर पे पहुंच जाता है, बहुत दूर, ये तो महाद्वीप में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो अपनाया गया था ये कब अपनाया गया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, या तो अंगीकृत किया गया, कई नाम से जान सकते हैं, अंगीकृत करना, अपनाया गया, ये नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है 2022 के लिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर है 62 का ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है। जो 5वीं अनुसूची है, कौन? जो 5वीं अनुसूची है इसमें से बताया गया है। वहीं पर 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया है? 6ठी अनुसूची में बताया गया है कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के संबंध के बारे में अलग से प्रावधान यहां पर किया गया है। 8वीं अनुसूची तो आप लोग जानते हैं कि 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। चलिए, और 4थी अनुसूची क्या है? 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उपबंध किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों से एक नहीं है? देखिए बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुधारों में नहीं है। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, नई पीढ़ी बैंक। नई पीढ़ी बैंक ये बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों से नहीं है। यहां पर जवाब हो जाएगा सॉरी, माफ करिए एक मिनट रुकिए। घटी हुई सीआरआर और एलआर ब्याज दर का नई पीढ़ी, यहां पर देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा वर्धित एसएलआर। इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा वर्धित एसएलआर, जिसे बोलते हैं सर्वाधिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक तरलता अनुपात के अंतर्गत बैंक ने अपने डिमांड और डायबिलिटी के तहत यहां पर कह सकते हैं इसका आंसर आपका डी नंबर नोट करना है, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। कह रहे केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है कौन सा? यहां पर तो देखिए 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन देखिए सामाजिक सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान हो जाएगा, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, लेकिन रक्षा व्यय ये नहीं है। ऑप्शन इसका आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये क्लास आपकी चलती है डेली, आपको 3 बजे चलती है। ठीक है, ये क्लास आपकी डेली 3 बजे आपकी चलती है, तो आप लोग 3 बजे से ही आप लोग आया करें। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? बिजली के करंट का एसआई यूनिट पूछा गया है और एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए एम्पियर होता है। वहीं पर वाट की अगर बात करते हैं तो वाट मतलब शक्तिमान, वाट लगा देता था, तो यहां पर वाट का मात्रक होता है शक्ति होता है ना। वोल्ट का क्या होता है? वोल्ट का होता है विद्युत विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बोल सकते हैं। ठीक है, कैंडला तो आप लोग जानते हैं ज्योति तीव्रता जिसे बोलते हैं दीप्त तीव्रता। ठीक है, और एम्पियर का हो जाएगा यहां पर आपका बिजली का करंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है ये घट जाता है या बढ़ जाता है या सेम रहता है, कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। चलिए क्या होता है?
देखो भाई यहाँ पर 66 का आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर ही हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब बढ़ता कैसे है, बढ़ता कैसे है, क्या होता है, जैसे आपका ये लोहा है, मान लीजिए ये साइकिल है, या मान लीजिए कोई भी आपकी चिंटू की साइकिल है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन आपका आता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है। तो इसमें क्या होती है, नमी होती है, नमी की वजह से क्या होता है कि इसकी जो क्षमता होती है वो तो कमजोर होती है, लेकिन इसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे क्या करता है, ऑक्सीकरण कर लेता है, इस कारण क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको जवाब देना है यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल सही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल से दमदार था। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, नमी के कारण बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, है ना, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर जो होता है आपका प्रोलेक्टिन और आपकी ऑक्सीटोसिन और आपका वेसोसिन, लेकिन जो दिया गया है सेक्रेटिन, क्या दिया है, जो सेक्रेटिन होता है ये एक आतीय हार्मोन्स है। ठीक है, क्या होता है, आतीय हार्मोन्स होता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ये सेल से स्रावित होता है, जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, वहां से स्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग आपका है 68 नंबर में। तो देखो जीवाणु जनित दिया गया है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, चलिए, जो कुष्ठ रोग होता है, क्या, जो आपका कुष्ठ रोग होता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेपी नामक जीवाणु से फैलता है। तो ये संक्रामक रोग होता है, जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में अगर रहा जाए तो ये फैल जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए, मेरे कमेंट जा रहे हैं, कोई बताएगा तो जी हाँ, आपके कमेंट पूरी तरीके से दिख रहे हैं, निखार भरे हैं, है ना। चलिए, यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा भी, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे मलेरिया के लिए होता है। विडाल टेस्ट जो होता है ये मलेरिया के लिए होता है। तो आप आंसर आपका याद रखिए, टाइफाइड का होता है। किसका होता है, टाइफाइड का होता है, नोट कर लीजिएगा। विडाल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, मलेरिया के लिए नहीं होता है, टाइफाइड के लिए होता है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आपके यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आपके कानपुर को जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर आपको सुमेलित करना है। यहां पर दिया है पशु मेला, बताइए कहां लगता है। पशु मेला लगता है आपके बटेश्वर में। ध्रुपद मेला कहां लगता है, पशु मेला जो लगता है ये लगता है आपके बटेश्वर में, लेकिन ध्रुपद मेला जो लगता है ये कहां लगता है, ध्रुपद मेला। तो ध्रुपद मेला लगेगा कहां पर भाई, आपके जल्दी से बताइए, वाराणसी में लगेगा, इसका आपका 4 होगा, इसका 3 हो गया। गोविंद साहब मेला आपके अंबेडकर नगर में हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। और माघ मेला लगता है आपके इलाहाबाद में, तो इसका 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, मतलब ऑप्शन ए नंबर ही यहां पर आपका राइट हो गया। अच्छा, देखा जाए उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष मेले कितने लगते हैं, तो 250 मेले पूरे उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब प्रति वर्ष लगभग देखा जाए तो आपके 2250 मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक पॉइंट और बता दीजिए, सबसे कम कहां लगते हैं। एक पॉइंट और बताइएगा कि सबसे कम मेले जो लगते हैं कहां लगते हैं, ये बता दीजिएगा। चलिए, सबसे कम मेले जो लगते हैं वो कहां लगते हैं। सबसे ज्यादा कह रहे हैं मथुरा में लगते हैं, हमने सबसे ज्यादा नहीं पूछा है, सबसे कम पूछा है। तो सबसे कम है आपके पीलीभीत में, याद रखिए, सबसे कम होते हैं आपके पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन एमपी, याद रखिएगा कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका 72 का बनेगा, सी नंबर, पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया था। यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यह एकल खिड़की पोर्टल है जो सरकार के आवश्यक अनुमोदन और निवेशकों के लिए वन शॉप, ये कह सकते हैं वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है। यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इस पोर्टल को इन्वेस्ट इंडिया तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। किसके द्वारा, इन्वेस्ट इंडिया और उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2021 में 20 से 26 दिसंबर के मध्य वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया। चलिए, 20 से 26 सितंबर के मध्य वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया। यहां पर आंसर क्या होगा, तो वाणिज्यिक सप्ताह मनाया गया। क्या, वाणिज्यिक सप्ताह मनाया गया, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है। कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है, तो 30% तक बढ़ाया है। कितना, 30% तक बढ़ा दिया, याद रखिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर,
राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है? चलिए बताइएगा कि भारतीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन की शुरुआत किया है? इसका जो नाम है, ये नाम है एल्डर लाइन। क्या नाम है? नाम है एल्डर लाइन, नाम है एल्डर। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। टोल फ्री नंबर लिख लीजिएगा जो कि आपका है यहां पर 14,567। क्या हो जाएगा? 14,567। ये टोल फ्री नंबर है इनका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं कर सकती है, ये कहा किसने था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यहां पर आंसर बनेगा यहां पर ए नंबर, और आपके 1947 में कहा था। कब? आपके 1947 में शब्द कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो हमने बताया था 1 मई। 1 मई बताया था कि नहीं बताया था? हमने बताया था 1 मई 2016 को, मतलब ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा 1 मई 2016। अच्छा, एक पॉइंट ये बताइए, ये तो पहला चरण था, है ना, लेकिन दोबारा फिर से शुरुआत हुई। ये जो स्टार्टिंग हुई थी ये बलिया से हुई थी। कहां से? बलिया से की गई थी। लेकिन इसके बाद 2021 में और शुरुआत की गई है। 2021 में वो था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। 2.0 जो स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग हुई है 2021 में। लेकिन कहां से शुरुआत हुई है ये बता दीजिए। तो वो महोबा, बिल्कुल सही जवाब है। वो जो शुरुआत हुई है आपके महोबा से शुरुआत हुई है। 2.0 वाली महोबा से स्टार्ट हुई है, महोबा से। ठीक है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है आपके 12%। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका देखा जाए तो 8 से लेके 15% तक प्रोटीन होती है। 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। 1% से 1.5% तक वसा होता है और 2% खनिज होता है। तो याद रखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है आपसे कि गेहूं कार्बोहाइड्रेट, तो 65 से 70%, और पूछता है प्रोटीन तो आपको बताना है यहाँ पर 12% या 8 से 15%, जो भी ऑप्शन में हो। तो अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो चलिए बताइएगा भारत में कुल कितने आपके गांव हैं? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार यहां पर कितने हो जाएंगे? यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 64,0390। ठीक है, ये रिपोर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर 2018 में एक रिपोर्ट आपकी आई है, 2018 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें से भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपका 66% आपका है। कितना? ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी है वो 66% है, याद रखिएगा। ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर 80 नंबर में, तो 80 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर, ये दशहरी आम हो जाएगा। क्या? दशहरी आम ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? पुरुषों से महिलाओं का जो अनुपात है सर्वाधिक है, तो आपका ये है जौनपुर। क्या है? जौनपुर है, जहां पर कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं? कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं ये बताइएगा जल्दी से, और कुछ हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि ऐसे आपको हो सकता है ये पॉइंट याद रहे कि कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं वहां पर। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं? चलिए 23, 24, 40 या 22 क्या बनेगा? तो याद रहेगा 24 है, याद रखिए 24 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। अब आपको याद रहेगा कि जौनपुर में यहां पर लिंगानुपात कितना है? 10/124 है। अब आपको कभी भी भूलेगा नहीं, आपको याद रखिए 24 महिलाएं क्या है? एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत अधिकतम आर्थिक सहायता धन जो आपके सब्सिडी में है वो कितना है? कितनी बार इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है? देखिए क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो 25% होगा, और यहाँ पर जो धनराशि है वो आपका 75 हो जाएगा। ऑप्शन है आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों जैसे रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में जो बोली जाती है ये है आपकी खड़ी बोली होती है। कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा, खड़ी बोली, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे NREGP का पूर्ण रूप क्या होता है? NREGP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा 84 नंबर में? चलिए इसका जवाब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? याद रखिए 85 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, जरीब के द्वारा। क्या? जरीब के द्वारा ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष आपके
आपके कौन थे, उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके बलवंत राय मेहता, है ना, बलवंत राय मेहता समिति थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आपके 1957 में। कब? 1957 में अपनी रिपोर्ट आपकी सौंपी थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन होता है, आप लोग जवाब दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। आप लोग देखते हैं कि आप लोग होशियार हैं कि नहीं, बताइएगा। यहां पर बताइए, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। चलिए, बी आर अम्बेडकर को, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि आपके अम्बेडकर नहीं, वी आर मेहता, वी आर मेहता जो आपके हैं, वी आर मेहता, तो याद रखिए अम्बेडकर नहीं है, वी आर मेहता जो हैं उनको शिल्पी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, मेहता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। यहां पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो यहां पर 87 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ये भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन था, कौन 73 जो था वही तो था, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर आ गया क्वेश्चन कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है कुछ क्वेश्चन, अच्छा इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं, बिल्कुल बात सही दी गई है। फिर दिया गया है कि 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। ये बताइए, क्या ये अगस्त में हुआ था? क्या ये अगस्त नहीं हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल। क्या हुआ था? 24 अप्रैल को हुआ था। अब आपको याद आ गया होगा कि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? 73 नहीं है, आप लोग तो 76 बताने से शुरू कर दिए हैं। यहां पर पंचायती राज व्यवस्था आपकी 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं? पंचायती राज व्यवस्था मनाते हैं, दिवस जो मनाया जाता है। तो आपका आंसर बी नंबर आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल का लोकतंत्र से संबंधित है। यहां पर बताइए कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। 89 का ऑप्शन भी हो जाएगा, पंचायती राज पद्धति है, ये आपकी संबंधित तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के डकार आ रही है, चलिए बताइएगा कि भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। योजना आयोग के बारे में पूछा गया है, तो देखिए 90 वाले में पहला पॉइंट दिया है, योजना आयोग का संविधान से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सही बात। अगला पूछा गया है, आर्थिक नियोजन विषय क्या है। यह बता दिए, आर्थिक नियोजन विषय, आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में रखा जाता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन का विषय को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना किया था। याद रखिए, आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही भारत सरकार ने क्या किया था? योजना आयोग की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्थिक नियोजन विषय को लेकर सरकार ने कौन सी योजना की, तो योजना आयोग की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन कौन सा है। गेहूं में बौनापन हो जाता है, इसमें होता है नोरिन 10। क्या है? नोरिन 10 है, याद रखिए नोरिन 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो अगर मक्के में बौनापन आ जाए तो वो क्या होता है? ये जो दिया गया है ये मक्का में बौनेपन के लिए है। अगर मक्का में बौनापन आता है तो वो होता है ओपेक 2 होता है मक्के में बौनेपन के लिए। ठीक है, चलिए। और अगर मान लो अगर चावल में आ गया, डोन चावल में, तो ये जो आपका दिया गया है ये डोन चावल का है, डोन चावल में बौनापन है, ये आपका डोन चावल का बौनापन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत में कृषि मूल्य आयोग को जो स्थापित किया गया वो कब किया गया था? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1965 में। कब? 1965 में गठित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का जो संबंध है वो आपके किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है? ऑपरेशन फ्लड सेकंड, इसका संबंध क्या होगा? तो आपके दुग्ध आपूर्ति से है। किसे? दुग्ध आपूर्ति से, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। देखिए खरीफ की फसल अगर होती है कब होती है भाई? यहां पर 95 का जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं चना होती है, पक्का? चलिए चना होती है, जल्दी से बताइए क्या चना होती है मक्का होती है? चना होती है, मक्का होती है। भाई देखिए अभी जब बारिश होती है, बारिश के समय तो मक्का भूंज भूंज के चबाते रहते हो, है ना। अरहर की दाल भी आपकी इसी समय बोई जाती है, धान भी इसी समय बोया जाता है, लेकिन चना कब बोते हो? चना जो आप लोग खाते हैं कब? तो वही आप देखा जाए अब जब सर्दी आ गई है, सर्दी में आप लोग होरा भूंजेंगे, मतलब काटा जाएगा, करीब मार्च अप्रैल में काटा जाएगा। लेकिन जो साग वगैरह खाते हो वो तो सर्दियों में खाते हो ना। तो यहाँ पर जो चना है, चना ये रबी की फसल है। हमने बताया था कि चना चबाएगा कौन? चना चबाएगा रवि, तभी तो बनेगी सेहत। गेहूं काटेगा कौन?
गेहूं कौन काटेगा? रवि काटेगा, तभी तो खाएगा रवि। ठीक है, तो जो 3 पॉइंट हमने बताया था रवि से, यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहां पर बताना है आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखो, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ये 2001 में था। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ये 2001 में हुआ था, इसका हो जाएगा 3। साक्षर भारत मिशन, ये 2009 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका कब आया था? तो 87 में आया था। ये आया था आपके 87 में, 30 का हो जाए आपका 1। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आया था 1988 में, 30 का हो जाए आपका 2। तो बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 पहले हो गया क्या? इसका तो ऑप्शन भाई ए नंबर ही यहाँ पर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है। संगम योजना का जो उद्देश्य है वो आपका कौन सा है? यहां पर 97 का जवाब दीजिएगा। तो संगम योजना का संबंध है कि विकलांगों की सहायता, क्या है? संगम योजना का जो संबंध है वो विकलांगों के कल्याण के लिए आपका किया गया है। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके कल्याण के बारे में योजनाओं की घोषणा की जाती है, जो कि 15 अगस्त 1996 को सरकार ने ये घोषणा किया था। कब? 15 अगस्त 1996 में इसकी घोषणा की गई थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 25 सितंबर 2014 को भारत की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। मतलब ये कह रहा है कि 24 सितंबर 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए 98 का जवाब दीजिएगा। तो 98 कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो संबंध है वो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर कौशल विकास से ये संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है ना? और आपको बताया गया था कि अगर ऐसी गतिविधियां कुछ चलाई जा रही है तो 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया था। ये विकलांगों वाले में था। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन योजना जो प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी 28 जनवरी 2014 को। ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 जनवरी 2014 को की गई थी। ठीक है, चलिए और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ ये कब हुआ था? यहां पर आंसर बताइएगा 100 नंबर में। और 100 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 2001 में। क्या? 2001 में, वो भी क्या? 1 जुलाई 2001 में, 1 जुलाई 2001 में। तो इस प्रकार से आपका सी हो गया। टेस्ट पेपर कैसा रहा? मजा आया? सभी को नहीं आया है?